दोस्तों, इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि क्या आप एक डायमंड विशेषज्ञ हो या किसी ज्वेलरी ट्रेड से जुड़े हो। आज पूरे वर्ल्ड में यदि डायमंड से जुड़ी कोई कॉन्वर्सेशन होती है और इसमें सूरत का नाम ना आए, शायद ये नामुमकिन है। इंडिया के वेस्टर्न कॉर्नर में बसा ये वो शहर है जहां आज वर्ल्ड के 90% डायमंड्स एक नई जिंदगी पाते हैं। लगभग पिछले 100 सालों से चले आ रहे इस ट्रेड ने आज सूरत को ग्लोबल डायमंड इंडस्ट्री के नर्व सेंटर्स में से एक बनाया है, जहां हर साल 24 बिलियन डॉलर से ज्यादा का डायमंड ट्रेड होता है। ये आज उस शहर के नाम से जाना जाता है जहां रफ स्टोन्स को ट्रांसफॉर्म कर ब्रिलियंट पॉलिश डायमंड्स का रूप दिया जाता है। आज सूरत की मदद से इंडिया वर्ल्ड के 90% डायमंड्स अकेले एक्सपोर्ट करता है, जिसमें 99% डायमंड्स सूरत में ही प्रिपेयर किए जाते हैं। लेकिन आपको ये बात जानकर हैरानी होगी कि यदि डायमंड माइनिंग की बात करें तो इंडिया वर्ल्ड के टॉप 10 प्रोड्यूसर्स में भी नहीं आता। फिर सवाल यह है कि वर्ल्ड के 90% डायमंड्स इंडिया से कैसे एक्सपोर्ट होते हैं। इसके अलावा डायमंड ट्रेड का एक ऐसा बिजनेस जिसे ज्यूज ने अपने कंट्रोल में रखा था, कैसे गुजरात के ट्रेडर्स ने आज उस पर अपना डोमिनेंस बनाया है, ये पूरी बिजनेस कम्युनिटी के लिए जानने का विषय है। दोस्तों, आज इस वीडियो के माध्यम से हम डायमंड ट्रेड से जुड़ी इन्हीं रोचक गुत्थियों को सुलझाने का प्रयास करेंगे। इस डिस्कशन के माध्यम से हम सूरत की उस जर्नी को ट्रेस करने का प्रयास करेंगे जिसने उसे आज वर्ल्ड का डायमंड कैपिटल बनाया है। इसके अलावा गुजरात के बिजनेस मॉडल और वर्क कल्चर पे भी चर्चा करेंगे। आइए शुरू करते हैं आज का दोस्तों, 1726 तक वर्ल्ड के ज्यादातर डायमंड्स इंडिया से ही सप्लाई किए जाते थे। मध्य प्रदेश के पन्ना माइंस जैसे कुछ चुनिंदा लोकेशन से डायमंड एक्सट्रैक्ट करते हुए इंडिया वर्ल्ड के टॉप एक्सपोर्टर्स में से एक था। इस समय सूरत का इन डायमंड्स के साथ कोई खास नाता नहीं था और वो शहर केवल कपड़ों के व्यापार के लिए मशहूर था। लेकिन समय के साथ दुनिया भर के अलग अलग कोनों में डायमंड की माइनिंग शुरू हुई और ईयर 1800 तक चाइना, ब्राजील, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, तंजानिया और साउथ अफ्रीका जैसी कई कंट्रीज में डायमंड्स एक्सट्रैक्ट होना शुरू हो गए। इन देशों में माइनिंग इंडिया के कंपेयर्ड एक बड़े पैमाने में की जाने लगी और धीरे धीरे मार्केट में डायमंड की सप्लाई बढ़ती चली गई। दोस्तों, आप सबको इकोनॉमिक्स के उस कॉन्सेप्ट के बारे में पता होगा जहां किसी प्रोडक्ट की वैल्यू उसके डिमांड और सप्लाई के ऊपर निर्भर करती है। डायमंड के बढ़ते हुए सप्लाई के कारण इसकी वैल्यू कम होती चली गई और अमेरिका और यूरोप के देशों में स्थित डायमंड ट्रेडर्स लॉसेस बियर करने लगे। इस मुसीबत से निपटने के लिए डायमंड ट्रेडर्स ने सबसे पहले डायमंड की माइनिंग को रिड्यूस करने की कोशिश की और छोटे देशों में अपने इन्फ्लुएंस को यूज करते हुए डायमंड की सप्लाई लिमिटेड कर दी। इन मेथड से उन ट्रेडर्स ने मार्केट में एक आर्टिफिशियल शॉर्टेज क्रिएट की, जिस कारण डायमंड के प्राइसेस में कुछ इंक्रीमेंट देखी गई। लेकिन ये एफर्ट्स केवल शॉर्ट टर्म मेजर्स थे। ना तो लंबे समय तक डायमंड की माइनिंग को रोका जा सकता था और ना ही इन्फ्लुएंस की मदद से सप्लाई को हमेशा के लिए रिड्यूस करना मुमकिन था। फाइनली 1947 में दी बियर्स नाम की एक कंपनी ने मार्केट में डिमांड बढ़ाने के लिए अ डायमंड इज फॉरएवर नाम के कैंपेन की शुरुआत की। इस कैंपेन के तहत वेस्टर्न कंट्रीज के लोगों को यह बताया गया कि एक डायमंड ही असली प्यार की निशानी है। इस कैंपेन के साथ समाज में ये धारणा बनाई गई कि सभी हस्बैंड्स या प्रेम करने वाले व्यक्ति को एक कॉस्टली डायमंड परचेज कर अपना प्यार जाहिर करना जरूरी है और इस डायमंड के बगैर वो प्रेम जाहिर नहीं कर सकते। और इस तरह से डायमंड एंगेजमेंट रिंग की परंपरा को एक नया कमर्शियल रूप दिया गया। समय के साथ बिजनेसमैन द्वारा चलाया गया ये कैंपेन इतना पॉपुलर हुआ कि आने वाले 10 सालों के अंदर ही डायमंड की मार्केट डिमांड 80% तक बढ़ गई। दोस्तों, इस डायमंड ट्रेड के सेंटर के रूप में बेल्जियम के एंटवर्प सिटी ने अपनी पहचान बढ़ाई। 15th सेंचुरी से ही इस शहर में चला आ रहा डायमंड ट्रेड आज इस हद तक कंसंट्रेट हो चुका है कि वर्ल्ड के 84% रफ डायमंड्स इसी शहर में ट्रेड किए जाते हैं, जहां से उन्हें कटिंग और पॉलिशिंग के लिए दूसरे शहरों में भेजा जाता है। 50 बिलियन डॉलर से ज्यादा के इस ट्रेड को एक समय पे एंटवर्प स्थित ज्यूइश कम्युनिटी कंट्रोल किया करती थी और उन्होंने डायमंड ट्रेड पे अपनी मोनोपोली बना रखी थी। लेकिन आज इस ट्रेड में ज्यूइश कम्युनिटी की मोनोपोली को ब्रेक करते हुए गुजराती ट्रेडर्स ने इंडिया की पहचान बनाई है। जैन्स और काटियावाड़ी कम्युनिटी के लोग आज एंटवर्प में डायमंड ट्रेड कंट्रोल करते हुए इंडिया को वर्ल्ड के टॉप डायमंड एक्सपोर्टर्स में से एक बनाने में कामयाब हुए हैं। लेकिन एक क्लोज निट ज्यूइश कम्युनिटी के मोनोपोली को इन लोगों ने कैसे ब्रेक किया, ये एक रोचक किस्सा है। आइए इसे अगले सेक्शन में समझते हैं। दोस्तों, इस बात को देखते हुए कि सूरत डायमंड ट्रेड में पिछले केवल 1 सेंचुरी से ही इन्वॉल्व है, इस शहर का नेचुरल डायमंड प्रोसेसिंग सेंटर की तरह उभरना किसी रिमार्केबल सक्सेस से कम नहीं है।
ब्रिटिशर्स और पोर्टुगीज ने सूरत को पहले ही एक वाइटल ट्रेड रूट का हिस्सा बना लिया था। जेम्स, बीड्स और पियर्स स्टोन्स के प्रेवलेंस ने सूरत को डायमंड में भी इन्वॉल्व कर लिया। सूरत में डायमंड ट्रेड की हम्बल बिगनिंग तब हुई जब गुजरात के पाटीदार कम्युनिटी से बिलोंग करने वाले दो भाई गंदा भाई कुबेरदास मवजीवनवाला और श्री रंगील दास कुबेरदास मवजीवनवाला ने अर्ली 1900 में एक स्मॉल स्केल बिजनेस सेटअप किया। दोस्तों, ये केवल एक शुरुआत थी। गुजराती ट्रेडर्स के अनुसार सेकेंड वर्ल्ड वॉर ने यूरोप को काफी हद तक अनस्टेबल कर दिया था, जिसके दौरान ज्यूइश कम्युनिटीज सबसे ज्यादा प्रभावित हुई थीं। इसी वैक्यूम को फिल करने के लिए 1960s में सबसे पहले गुजरात के पालनपुर एरिया से बिलोंग करने वाले पालनपुरी जैन्स एंटवर्प में अराइव करने लगे। पालनपुरी जैन्स इंडिया की हिस्टोरिक बिजनेस कम्युनिटी हैं, जिन्होंने जनरेशन बाय जनरेशन खुद को ट्रेड में एक्सपर्ट बनाया है। अपने कैपिटल के सपोर्ट और इंडिया के लिमिटेड डायमंड ट्रेड में एक्सपीरियंस हासिल करने के बाद पालनपुरी जैन्स ने खुद को एंटवर्प में स्टैब्लिश किया। इन गुजराती जैन्स ने एंटवर्प डायमंड इंडस्ट्री में ज्यूइश मोनोपोली को तोड़ने के लिए दो की फैक्टर्स का सहारा लिया। पहला तो उन्होंने उन स्मॉल और लोअर वैल्यूड स्टोन्स में ट्रेड करना शुरू किया जिसे ज्यूइश ट्रेडर्स डस्ट मानकर साइडलाइन कर देते थे, और दूसरा उन्होंने सूरत के चीप लेबर और स्किल्ड वर्कर्स को यूटिलाइज किया जो एक्सपीरियंस के साथ एक्सेलेंट डायमंड कटर्स और पॉलिशर्स बने। इन दो फैक्टर्स के अलावा इन गुजराती जैन्स द्वारा डायरेक्ट सोर्स से डायमंड परचेज करना और क्रेडिट पे लॉन्गर बाइंग पीरियड ऑफर करने जैसे स्ट्रेटजीज ने उनके कंपटीशन को रिड्यूस करने का काम किया, जिससे वो एंटवर्प में खुद को स्टैब्लिश कर पाए। इसके अलावा डायमंड ट्रेड में इंग्लिश का इंटरनेशनल लैंग्वेज की तरह यूज होना भी जैन ट्रेडर्स के लिए बूंद साबित हुआ। दोस्तों, पालनपुरी जैन्स के अलावा काटीवाड़ी पटेल एक दूसरी गुजराती कम्युनिटी हैं जिन्होंने डायमंड इंडस्ट्री में खुद को कॉम्पिटिटिव साबित किया। यूँ तो काटीवाड़ी पटेल्स की एंट्री डायमंड ट्रेड में जैन्स के कंपेयर थोड़ी लेट हुई, लेकिन आज ये सूरत में लार्ज नंबर ऑफ प्रोसेसिंग फैक्ट्रीज ओन करते हैं और एंटवर्प में इनके कई ट्रेडिंग ऑफिसेज हैं। काटीवाड़ी पटेल्स ओरिजिनली एग्रीकल्चरलिस्ट थे जिन्होंने ड्रॉट से बचने के लिए सूरत मूव करने का फैसला किया था। डायमंड बिजनेस में कटर और पॉलिशर्स की तरह एंटर करते हुए वो तेजी से बिजनेस रैंक में ऊपर आते चले गए। धीरे धीरे जब उनके पास सफिशिएंट कैपिटल एक्यूमुलेट हो गया तो उन्होंने अपनी खुद की फैक्ट्री स्टैब्लिश की। पालनपुरी जैन्स के बीच अपने कॉन्टैक्ट्स यूज करते हुए उन्होंने खुद को एंटवर्प में स्टैब्लिश किया। दोस्तों, समय के साथ गुजराती बिजनेसमैन का एंटवर्प में फुटहोल्ड इतना स्ट्रांग हुआ कि एंटवर्प वर्ल्ड डायमंड सेंटर में हुए 2012 के बोर्ड इलेक्शंस में 6 में से 5 रिप्रेजेंटेटिव्स गुजराती थे। इवन 2014 में भी एक गुजराती बिजनेसमैन को इस बोर्ड के वाइस प्रेसिडेंट की तरह नॉमिनेट किया गया। कुछ इस तरह से गुजरात के पालनपुरी जैन्स और काटीवाड़ी पटेल्स ने डायमंड के उस बिजनेस में अपना स्ट्रॉन्ग होल्ड स्टैब्लिश किया जिसमें एक समय ज्यूइश की मोनोपोली थी, और इसी के साथ वर्ल्ड के डायमंड कैपिटल के तौर पे सूरत का राइज हुआ। आइए इसे अगले सेक्शन में समझते हैं। दोस्तों, यूं तो सूरत के लिए डायमंड ट्रेड बिल्कुल अननोन नहीं था। हाँ, ये कहा जा सकता है कि सूरत का डायमंड ट्रेड कुछ दशकों पहले तक महत्वपूर्ण नहीं हुआ करता था, लेकिन गुजराती ट्रेडर्स द्वारा इंटरनेशनल डायमंड बिजनेस को देखने के बाद यह बात क्लियर हो चुकी थी कि सूरत में डायमंड की पॉलिशिंग और कटिंग कर यूरोप और अमेरिका में सेल करना काफ़ी प्रॉफिटेबल हो सकता है। दोस्तों, सूरत में डेवलप्ड इस ट्रेड के पीछे गुजराती कल्चर के इंडस्ट्रियस और किनशिप ने एक अहम भूमिका निभाई। आज भी गुजरात के कई ऐसे मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स हैं जहां एक ही फैमिली के 3 जनरेशन्स ने सर्व किया है। इनफैक्ट यदि सूरत के बिजनेस मॉडल को देखा जाए तो ये बॉन्ड और ट्रस्ट पे ही चलता है। सूरत में आज भी मिलियंस ऑफ वर्थ के डायमंड पार्सल्स लोकल कोरियर मैन अंगदियाज द्वारा ट्रांसपोर्ट किए जाते हैं। बिजनेस को चिट्ठीज नामक प्रॉमिसरी नोट्स के इनफॉर्मल सिस्टम द्वारा ऑपरेट किया जाता है, जिसके तहत ट्रांजैक्शंस मार्क किए जाते हैं। इस चेन में टाइमली डिलीवरीज और प्रॉम्प्ट पेमेंट इंटीग्रल पार्ट कॉन्स्टिट्यूट करती है। इसके अलावा सूरत के सक्सेस के पीछे क्राफ्टमैनशिप और टेक्नोलॉजी का ट्रेडिशन के साथ मिलन एक अहम रोल प्ले करता है। सूरत ने समय के साथ अपने वर्कर्स को अपस्किल करते हुए प्रिसीजन इक्विपमेंट डेवलप किए, जिसके तहत उन्होंने हर गुजरते दिन के साथ बेटर स्टोन्स पे काम करना सीखा। इस प्रोसेस में वीनस ज्वेल के फाउंडर सेवंती भाई शाह ने इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया, जिन्होंने पहली इंडियन कंपनी स्टैब्लिश की जो लार्ज नेचुरल डायमंड्स को बड़े स्केल पे कट और पॉलिश कर सकती थी। अपने कारीगर्स को इस हाई वैल्यू डायमंड में क्राफ्ट करने के साथ उन्होंने प्रोडक्शन के दौरान रिस्क मैनेज किए, जिससे उन्होंने इंडिया में नेचुरल डायमंड प्रोसेसिंग सेक्टर को एक नई दिशा दिखाई। दोस्तों, इन सब के अलावा सूरत के कारीगर्स ने भी सिटी के डायमंड इंडस्ट्री को
शेप करने में एक अहम भूमिका निभाई। डायमंड कटिंग के कोर ऑपरेशंस को रीइन्वेंट और डिजाइन करते हुए इन कारीगर्स ने ग्रेटर एफिशिएंसी और प्रिसीजन के साथ हाईएस्ट क्वालिटी ऑफ फिनिशिंग प्रोवाइड की, जिसे आज पूरे वर्ल्ड में रिकॉग्नाइज किया जा सकता है। इसके अलावा दूसरे इंडस्ट्री स्टालवार्ट्स जैसे SRK एक्सपोर्ट्स के फाउंडर और चेयरमैन गोविंद ढोलकिया ने वर्कफोर्स को एम्पावर करने के लिए रेगुलर ट्रेनिंग प्रोग्राम्स इंट्रोड्यूस किए, जिसके साथ बेटर परफॉर्मेंस के लिए इंसेंटिव्स और फाइनेंशियल रिवॉर्ड शामिल थे। इन सारे मेजर्स के कारण सूरत के डायमंड कारीगर्स आज दुनिया भर में जाने जाते हैं और इस शहर में आज हाई क्वालिटी और लार्ज साइज डायमंड को उस क्वालिटी के साथ फिनिश किया जाता है जिसे वर्ल्ड वाइड मैच करना नामुमकिन है। दोस्तों, आज अपने चीप लेबर और हाई स्किल्ड वर्कफोर्स के कारण सूरत वर्ल्ड का डायमंड कैपिटल बन गया है, जहां से इंडिया द्वारा एक्सपोर्ट किए जाने वाले 99% डायमंड्स पॉलिश और कट किए जाते हैं। एक एस्टिमेट के मुताबिक आज वर्ल्ड वाइड यूज किए जाने वाले हर 12 में से 11 डायमंड सूरत में ही पॉलिश और कट किए जाते हैं। दोस्तों, साल दर साल सूरत की डायमंड इंडस्ट्री ने खुद को एक्सपैंड किया है। इसका श्रेय उन मर्चेंट्स, एक्सपोर्टर्स और कारीगर्स को जाता है जिन्होंने मिलकर ऐसी टीम्स डेवलप की जो हाई वैल्यू रियल डायमंड क्राफ्ट करने में सक्षम बनी। आज सूरत इस थ्राइविंग बिजनेस के हर्ट के तौर पे जाना जाता है, जिसका डायमंड बिजनेस में एनुअल टर्नओवर $24 बिलियन से ज्यादा का है। सिटी के इस ह्यूज इंडस्ट्री में 7 लाख वर्कर्स 6,000 से ज्यादा पॉलिशिंग यूनिट्स में एम्प्लॉयड हैं, जो साथ मिलकर वर्ल्ड के 70% से ज्यादा रफ डायमंड्स को प्रोसेस करते हैं। दोस्तों, यूँ तो पूरे वर्ल्ड से रफ डायमंड्स सूरत ट्रैवल करके आते हैं, लेकिन पॉलिश होने के बाद इन्हें इंडिया के दूसरे सेंटर्स और विदेशों में भेज दिया जाता है। लेकिन इस प्रोसेस के लिए 1970 से सारे पॉलिश डायमंड्स मुंबई ट्रांसपोर्ट किए जाते हैं। कई ट्रेडर्स अपने डायमंड्स को एम्प्लॉयज़ की मदद से डेली सूरत से मुंबई भेजते हैं, जहां उन्हें इंडिया समेत चाइना, हांगकांग, बैंकॉक और USA के क्लाइंट्स को सेल किया जाता है। मुंबई में भारत डायमंड बाउर्स के स्टैब्लिशमेंट ने इस काम को फर्दर फॉर्मल बनाया है, लेकिन समय के साथ डायमंड ट्रेडर्स ने सूरत में ही सेल करने के लिए एक लोकल बाउर्स की डिमांड रखी है, जिससे न केवल ट्रैवल टाइम रिड्यूस होगा बल्कि ट्रेड भी बिना किसी हर्डल के ग्रो कर पाएगा। इस एफर्ट के समर्थन में मुंबई के वेदर और दूसरे स्टेट में ट्रैवल करने के नीडलेस एफर्ट्स की बात की गई है। इस डिमांड को ध्यान में रखते हुए आज सूरत में एक 6.2 मिलियन स्क्वायर फीट का सूरत डायमंड बाउर्स प्लान किया जा रहा है, जो 35.5 एकर्स में स्प्रेड होगा। सूरत के नेशनल हाईवे पे ड्रीम सिटी के बीच बनाया जाने वाला ये बाउर्स न केवल ट्रेडर्स के ट्रैवल टाइम को रिड्यूस करेगा, बल्कि डायमंड बिजनेस में इन्वॉल्व सारे प्रोसेस को सिंगल रूफ के अंडर लाने का काम भी करेगा। इस बाउर्स के कंप्लीट होने के साथ ही सूरत के ग्लोबलाइजेशन स्टोरी में एक नए चैप्टर का एडिशन होगा, जो गुजरात के शोर से वर्ल्ड के मेगा सिटीज को फर्दर कनेक्ट करेगी। तो दोस्तों, ये थी कहानी वर्ल्ड के डायमंड कैपिटल सूरत की, जिसने एंटवर्प के ज्यूइश मोनोपोली को तोड़कर खुद को इस बिजनेस का सेंट्रल नर्व बनाया है। इस पूरे मुद्दे को लेकर आपका क्या ओपिनियन है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। आज की वीडियो के लिए इतना ही। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, और अगर पसंद आई है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। हम मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।